आज हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझेंगे कि इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस सीरीज को हम चालू कर रहे हैं बेल ट्रेंड एकेडमी के द्वारा। ऑनलाइन सीरीज है ताकि आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें पहुंच जाएं जो हमने सीखी हैं पहले। आज हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर समझने वाले हैं जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये पढ़ने में तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेंगे तो ये सिद्धांत आपको कई दिनों तक याद रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं कि ये सिद्धांत एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। महाद्वीपों का विस्थापन से आशय है कि जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, अफ्रीका प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है और एशिया प्लेट है, जो भी हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भारत मूव कर रहा है, तो इस तरीके से इन प्लेटों का विस्थापन जो हो रहा है उस सिद्धांत को आज हम समझेंगे कि किस तरीके से ये सिद्धांत काम करता है। तो आइए हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट से आशय है बहुत सारी प्लेटें हैं, 100 प्लेटें हैं मिनिमम। हम कह सकते हैं अभी जो प्लेटों की खोज हुई है वो 100 प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें। बाकी 6 और 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो जो प्लेटें हैं वो कैसे बनी, कैसे मूव कर रही हैं, कैसे उनका विस्थापन हो रहा है, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो हम देखते हैं ये सिद्धांत किसने दिया था। ये 1920 में वैगनर महोदय ने दिया था। 1920 में वैगनर महोदय ने ये बताया था कि ये जो भूखंड आज हमें कई टुकड़ों में दिख रहा है, एक समय पे ये कार्बोनिफोरस युग में कार्बोनिफेरस युग में ये पेंजिया नाम का एक भूखंड था। पेंजिया नाम का एक भूखंड था। पेंजिया नाम का एक पूरा भूखंड था जिसमें विभाजन हुआ। विभाजन के बाद इसमें 2 टुकड़े हो गए, एक उत्तरी भाग की ओर मूव हुआ और एक भाग दक्षिणी भाग की ओर मूव हुआ। उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड बोलते हैं और दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस पेंजिया नामक भूखंड में विभाजन हुआ, ये टूट गया। तो इसमें 2 खंड हो गए, एक खंड उत्तर की ओर मूव हुआ और एक दक्षिण की ओर मूव हुआ। उत्तर की ओर मूव होने वाला जो खंड था वो अंगारा लैंड था और नीचे की ओर जो गया वो गोंडवाना लैंड था। फिर इसमें क्रेटेशियस युग में फिर से विभाजन हुआ। फिर से विभाजन जब इसमें हुआ तो इस खंड से अंगारा लैंड जो है उस खंड से उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऐसे महाद्वीप बने। क्या बना? एशिया, उत्तरी अमेरिका बना और इसके साथ इसमें यूरोप बना। ये जो तीनों भाग हैं वो किसके भाग हैं? अंगारा लैंड के भाग हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि ये अंगारा लैंड जो है इसमें विभाजन हुआ तो इसके टुकड़े हो गए जो कि यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका बना। तो और इसके बाद नीचे वाला जो भाग था गोंडवाना, उससे इंडियन प्लेट टूटी, इसे हम भारतीय महाद्वीप प्लेट बोलते हैं, वो बना। ऑस्ट्रेलिया बना, मेडागास्कर बना और अफ्रीका बना। तो आइए इनको देख लेते हैं एक बार क्या क्या बना। यहाँ अपना भारतीय प्लेट बनी,
अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, मेडागास्कर, मेडागास्कर बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों में विभाजन हो गया और इनके भी अपने अपने टुकड़े हो गए। तो अभी हमने ये जाना कि किस तरीके से महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का विकास हुआ। विकास मतलब कि हमने ये जाना कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, कौन से युग में हुआ। तो आपने ये सारी बातें जानी। फिर वैगनर महोदय ने इसमें जिग्जा फिट का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, एक समरूपता का जो सिद्धांत है जिग्जा फिट बोलते हैं उसको। जिग्जा फिट क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर इन महाद्वीपों को आपस में फिट कर दिया जाए तो एक पेंजिया नामक भूखंड फिर से निर्मित हो जाएगा। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो वनस्पति जो थी, जो वनस्पति जैसे अफ्रीका में कोई वनस्पति कॉर्नर पे मिली है तो वही वनस्पति इंडियन प्लेट की कॉर्नर पे मिली है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये उसी का भाग था। और जिग्जा फिट में क्या मतलब है? अगर उसको फिट किया जाए तो वो उस भाग में फिट हो जाता है। तो इस सिद्धांत से ये पता चलता है कि ये एक समय पहले पूरा एक भाग था जिसको हमने पेंजिया नाम बोला था, और जिसके आसपास जो सागर था उसको हमने पेंथालासा बोला था, उसको हमने पेंथालासा बोला था। लेकिन जब ये भाग अलग हो गए थे तो फिर हमने उस सागर को क्या बोला था? फिर हमने उस सागर को टेथिस सागर बोला था। तो आई होप आपको ये टेथिस सागर और पेंथालासा सागर अगर ऑप्शन में कभी आ जाए तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो वनस्पति एक एविडेंस रहा, प्रमाण रहा ये सिद्ध करने में कि ये जो भूखंड थे वो एक ही खंड के भाग थे। फिर उन्होंने ये देखा कि जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं तो डायनासोर के जीवाश्म से भी ये हमको ज्ञात होता है। और दूसरा, छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, उनसे भी ये ज्ञात होता है कि ये पूरा भूखंड एक था, क्योंकि उनके कॉर्नर पे या जो भूखंड महाद्वीप में जो वनस्पति और जो जीवाश्म मिले हैं वो दूसरे भूखंड पे सेम टू सेम वैसे ही उपलब्ध हुए हैं या हमें मिले हैं। तो इससे हमको ये ज्ञात होता है कि ये कहीं ना कहीं एक ही भूखंड था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतने बड़े महासागर से इतने छोटे छोटे इंसेक्ट कैसे तैर के वो एक दूसरे भूखंड पे जा सकते हैं। तो ये एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा भूखंड था। तो आपको ये बात समझने में बहुत सहूलियत होगी कि ये पूरा जो भूखंड है किस तरीके से अलग हो रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है। और मूव करते हुए हमको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ये प्लेट कहाँ से टूटी थी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। गोंडवाना लैंड से आप याद रखना कौन से भाग अलग हुए थे, तो ये वाले, और अंगारा लैंड से जो अलग हुए थे तो ये ऊपर वाले। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको इसके सिद्धांत बताता हूं कि इन प्लेटों के किनारों को, जब किनारों से ये प्लेटें दूर जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, जब ये पास आती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, जब ये दूर जाती हैं तो इनको हम रचनात्मक प्लेट बोलते हैं। रचनात्मक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। रचनात्मक मतलब जब दो प्लेटें टूटती हैं तो एथेनोस्फीयर जो नीचे जो अपना लेयर है उसमें से मैग्मा निकलता है। मैग्मा जो निकलता है वो भूखंड पे आ जाता है। जब वो भूखंड पे आता है तो वो पहाड़ और पठारों का निर्माण करता है, ऐसा हमने सीखा है। तो आइए देखते हैं कि ये रचनात्मक प्लेट क्या है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं
तो हम उन प्लेटों को अपसारी प्लेट कहते हैं और इन्हीं को हम रचनात्मक प्लेट कह देंगे। इन पूरों को हम क्या बोल देंगे? रचनात्मक प्लेटें। और अगर गति को बोल दें तो अपसारी प्लेटें। अपसारी प्लेटें गति से याद रखना है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर इस तरीके से विनाशात्मक प्लेटें होती हैं। विनाशात्मक प्लेटों को हम डिस्ट्रैक्टिव प्लेटें कहते हैं। डिस्ट्रैक्टिव प्लेटें मतलब डिस्ट्रैक्टिव मतलब ये आपस में कोलिजन करती हैं, ये आपस में टकराती हैं ये प्लेटें। अभी तक हमने ये समझा कि प्लेटें जो है कैसे गति कर रही हैं, कैसे उनका विस्थापन हुआ है। अब प्लेटों के प्रकार पे थोड़ी नज़र मार लेते हैं कि प्लेटों के प्रकार कितने हैं और कौन सी प्लेट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की प्लेटें हैं। पहली प्लेट जो है वो रचनात्मक प्लेट है। रचनात्मक प्लेट है। और एक प्लेट जो है वो विनाशात्मक प्लेट है। प्लेटों को प्रकार में हम क्या समझ रहे हैं कि प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, रचनात्मक प्लेट और विनाशात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट में हम प्लेटों की गति के बारे में समझेंगे कि प्लेटें किस तरीके से गति करती हैं। तो रचनात्मक प्लेट में प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। रचनात्मक प्लेट में प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। इस कारण से जो लिथोस्फीयर जो इसमें एक लेयर है, इससे मैग्मा बाहर निकल जाता है। जो मैग्मा जो निकल रहा है बाहर, मैग्मा, ये मैग्मा भूपर्पटी का निर्माण करता है, भूखंडों का निर्माण करता है, पठारों का निर्माण करता है। ऐसा हमने भूगोल में पढ़ा है। ये जो मैग्मा है ना, ये भूपर्पटी का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट हम कह रहे हैं। बाकी तो हम ये देख रहे हैं कि प्लेटें दूर जा रही हैं, बट हम इसको बोल रहे हैं रचनात्मक प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तो इस प्लेट में हमने क्या समझा? प्लेटें एक दूसरे से दूर गति कर रही हैं। अब इस गति को हम क्या बोलते हैं? इस गति को हम अपसारी प्लेटें, मतलब जो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, दूर गति करती हैं, उन प्लेटों को हम अपसारी प्लेटें भी कहते हैं। तो ये हमने रचनात्मक प्लेट के बारे में समझा। जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो उनको हम रचनात्मक प्लेट कहते हैं। दूर जाने के दौरान उसमें से मैग्मा निकलता है। ये मैग्मा भूपर्पटी का निर्माण करता है। भूपर्पटी या भूखंड का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमने रचनात्मक प्लेट के बारे में सीखा। अब देखते हैं हम विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट, इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो हम इसको विनाशात्मक प्लेट कह रहे हैं। जबकि ऐसा लग रहा है कि ये तो किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं आपस में मिलके। ऐसा नहीं है। जब अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट से टकराती है, कोलिजन करती है, तो अधिक घनत्व की प्लेट नीचे आ जाती है, क्षेपण हो जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? क्षेपण। तो ये जो प्लेटें हैं, जैसे इस प्लेट को हम समझने के लिए हिमालय प्लेट, यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से देख सकते हैं। इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर आ जाती है, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट है उसका घनत्व ज़्यादा है और इंडियन प्लेट का घनत्व कम है। तो इस तरीके से जब इनकी टक्कर होती, कोलिजन होता है, तो ये हिमालय का निर्माण करते हैं। मतलब उसमें विनाशात्मक होता है, झटके लगते हैं, भूकंप आता है। तो आपने देखा होगा जितने भी भूकंप के क्षेत्र जो हैं
वो वहीं पे आपको मिलेंगे जहाँ पे प्लेटें आपस में टकराई हैं। तो इस तरीके से हम भूकंप की घटना को भी आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ भूकंप होते हैं, जैसे हिमालय का क्षेत्र, वहाँ पे ये घटनाएं होती रहती हैं। अभी नेपाल में भूकंप आया था, इस घटना को हम उससे जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? विनाशात्मक प्लेट, या हम इसको अपसारी प्लेट कहते हैं, तो इसको अभिसारी प्लेट हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि रचनात्मक प्लेट किस तरीके से गति करती है और विनाशात्मक प्लेट किस तरीके से गति करती है। तो इस तरीके से हम इन प्लेटों की गति को समझा। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि जो समुद्री प्लेटें हैं वो भी गति करती हैं और महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो भी गति करती हैं। महाद्वीपीय प्लेट और इसमें समुद्री प्लेट जो हैं जब टकराती हैं तो किन चीज़ों का निर्माण हुआ है, आगे की सीरीज में